सविका, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। यह मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई है। इससे पहले आजम खान के जेल में रहते हुए अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश ने आजम खान से मिलने के लिए कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। ऐसे में अचानक इस सियासी मुलाकात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। रामपुर में 23 जून को लोकसभा का उपचुनाव भी है और ऐसे में कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश और आजम खान के बीच तमाम मुद्दों के साथ रामपुर में प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल वही, 2.5 घंटे की मुलाकात, आजम कह पाए दिल की बात, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। और डिबेट शुरू करने के लिए अपने मेहमानों के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या। आज आजम से मिले अखिलेश यादव, आजम खान से मिले हैं अखिलेश यादव। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जाकर यह मुलाकात अखिलेश यादव ने आजम खान से की है। आपको बता दें कि इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है आजम खान और करीब 2.5 घंटे तक दोनों ही नेताओं की यह मुलाकात आज चली है। रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। लोकसभा उपचुनाव के चलते यह मुलाकात हुई है। सोर्सेस से खबर हमें मिल रही है। आजम के जेल में रहते उनसे मिलने नहीं गए थे अखिलेश यादव। इस पर सवाल भी पूछा गया था। आजम खान की नाराजगी भी सामने आई थी। आजम अखिलेश में दूरियां बढ़ने की खबरें पिछले दिनों सामने आई थी। इसी कारण इस मुलाकात से दूरियां मिटाने की कोशिश हुई है क्या? आज अखिलेश यादव ने जो 2.5 घंटे की मुलाकात आजम खान से की है, अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच हैं। अरविंद यादव हैं प्रवक्ता पीएसपीएल और संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे यही, व्हेन आजम मेट अखिलेश, खत्म हो गए क्या कलेश? आस्था जी, कलेश अगर होगा तभी तो खत्म होगा। कोई कलेश ना था, ना है, ना आगे रहेगा। ऐसी कोई बात थी नहीं, तो इसको में कलेश की कोई बात ही नहीं है। रही बात मिलने के लिए, आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे साधन है जिससे आदमी मिल लेता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है आके उसको टेलीविजन पे या कैमरे के सामने आके अपनी बात कहे या बताए। ये बात अलग है कि आज टेलीविजन में देखा गया और उसको मीडिया में रिपोर्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि इनकी बातचीत नहीं हो रही है, उससे पहले मिले नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए, मतलब आज मरहम तो लग गया ना पूरा? मतलब बीमार है आजम खान और उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव, तो लग गया ना मरहम? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की परंपरा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वैसे तो आजम जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो वरिष्ठ नेता के साथ तो ऐसा होना ही था, लेकिन समाजवादी पार्टी की परंपरा है कि हर एक का ख्याल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं और जब भी उनको जरूरत पड़ती है उनकी, वो हमेशा सबके साथ खड़े मिलते हैं। ये हमारी परंपरा है और हम हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता के साथ हमेशा खड़े मिलते हैं, तो उसमें कोई ऐसी नई चीज मुझे नहीं दिखती। ठीक है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता। सबसे पहले तो राजेश चौधरी जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, न्यूज 18 की तरफ से। आज आपका जन्मदिन है और आज महाबहस पर आप भाजपा का पक्ष रखने भी आए हैं। आजम खान और अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सपा तो हमेशा से नकारती रही है कि दोनों के बीच में कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन आज 2.5 घंटे मुलाकात चली दोनों नेताओं के बीच में। आपको लग रहा है कि जो बेरुखी थी उसका इलाज हो गया होगा आज? देखिए, धर्मेंद्र यादव जी क्या कह रहे थे, संयोग से मैं सुन नहीं पाया, मेरे पास उनकी आवाज नहीं आ रही थी, पर आपका जो प्रश्न है उसका जवाब दूंगा मैं। अखिलेश यादव को जब जेल में थे आजम खान, तब याद नहीं आई क्योंकि उस समय उपचुनाव नहीं था। आज उनको लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पराजित हुई है 2022 के चुनाव में, अब वही हाल होने वाला है आजमगढ़ में, वही हाल होने वाला है रामपुर उपचुनाव में। तो गए होंगे कुछ राजनीतिक गोटी बिछाने के लिए, तो आजम खान को सोचना होगा कि वो संकट के साथी जो उनके साथ रहना है या केवल जो अपना उनसे काम निकाल रहे हैं उनके साथ रहना है। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव अपने जीवन में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी ताकत उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाई, ठीक है, जिस तरह से संसाधन जुटाए, उसके बाद परिणाम आपके सामने है। इतना अच्छा परिणाम आया है कि वो घबराए हुए हैं। उनको कहीं कोई
आशा की किरण नजर नहीं आती, उसी में वो छटपटाते हुए फिर रहे हैं चारों तरफ। नहीं राजेश चौधरी जी, आपको लग रहा है कि आजम खान का जो दर्द बीते दिनों छलक रहा था, एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी, वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गए तो फौरन अखिलेश यादव दौड़े दौड़े चले आए। अब चाहे आप इसे उपचुनाव का इफेक्ट कहिए या बीते दिनों जो सवाल चर्चाएं इतनी हुई पूछे जा रहे थे उनका इफेक्ट कहिए, पर आज 2.5 घंटे दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। देखिए, जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और आजम खान साहब पावर में थे, उस समय उन्होंने जो अपराध किए थे, जिस तरह से गरीब लोगों की जमीनों को कब्जाने का काम किया था, जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर कितना बड़ी संपत्ति इकट्ठा की थी, अनेक प्रकार के अपराध उन्होंने किए थे, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल में थे। बीमार तो वो जेल में रहते भी हुए थे और बड़ी गंभीर बीमारी उनको हुई थी, उनको कोरोना भी हुआ था, कई बार और भी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए। मुझे नहीं लगता है कभी अखिलेश यादव ने कोई एक कॉल भी उनको की होगी हालचाल जानने के लिए। वो तो पहली बार आए, उन्हें जब मतलब है तो पहली बार जब बीमार। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, इस बात का जवाब दीजिए कि बहुत सी गंभीर बीमारियां आजम खान को हुई, बकायदा कोर्ट में वो मेडिकल रिपोर्ट्स, वो एफिडेविट भी उनकी तरफ से लगाए गए, कभी किडनी से संबंधित प्रॉब्लम थी, कभी कोरोना, उन्होंने हर बार अपनी सेहत का हवाला दिया। इतनी खराब कंडीशन में वो रहे, तब तो अखिलेश यादव नहीं मिलने के लिए पहुंचे, कोई संपर्क उनसे नहीं किया गया। आज उपचुनाव सर पर आए तो दौड़े दौड़े चले गए इलाज करने, बेरुखी का। आस्था जी, मैंने बताया अपने ओपनिंग डिबेट में ही बताया कि मिलने का माध्यम बहुत सारा है, एक मिलना जाके फिजिकली मिलना ही माध्यम नहीं है। दूसरी बात, राजेश चौधरी जो कह रहे हैं गोटी सेट करने गए थे, आप मुझे बता दीजिए, कारगिल युद्ध का गुनहगार जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, तो वहां कौन सी गोटी बैठाने गए थे? अरे ये मिलने गोटी बैठाना होता है क्या? कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती हो, कोई मिलने चला जाए, गोटी बैठाने जाते हैं क्या? मोदी जी मसूद अजहर से थोड़ी मिलकर आए, धर्मेंद्र यादव जी, मोदी जी मसूद अजहर से थोड़ी मिलकर आए। आपने सीधे सीधे कहा, आप सीधा कारगिल युद्ध में पहुंच गए। हम तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम तो सीतापुर जेल से छूटकर गंगाराम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप कारगिल पहुंच गए। मुझे बताइए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल गोटी बैठाने की बात कर रहे हैं ना, ये गोटी बैठाने की बात कर रहे हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी आसमान रानी से नहीं मिली। इनके जो पोस्टर गर्ल थी वो कौन थी मुझे बता दीजिए। दूसरी बात में बताओ, आतंकी बुरहान के भाई को इन्होंने नहीं छुड़वाया, इन्होंने जो है दाऊद इब्राहिम के बीबी को वीजा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बस नहीं चला। मुझे बता दीजिए, आरोप तो आप पर लगते गए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आतंकियों से मुकदमे वापस लिए गए थे और उसके बाद कोर्ट ने उनको दोषी पाया, उम्र कैद की सजा हुई, फांसी की सजा हुई। यही आरोप तो भाजपा आप पर लगाती रही है। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात को रखा। अरविंद यादव जी का रुख करेंगे डिबेट में। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, अरविंद यादव जी को मैं लेकर आना चाहूंगी, पीएसपीएल के प्रवक्ता हमारे बीच में है। अरविंद जी ये बताइए, बीते दिनों जिस तरह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वहां पर शिवपाल यादव ने मेल जोल का सिलसिला बढ़ाया था आजम खान के साथ और ये भी बयान दिया था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि किसी तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले, जिसमें खासतौर पर वो लोग शामिल हों जो अखिलेश यादव से नाराज हों। तो लेकिन आज 2.5 घंटे चली है मुलाकात, आपको लग रहा है कि आजम खान साहब इतनी मेहनत जो आपने और शिवपाल यादव ने की कहीं फिसल ना जाए हाथ से? नहीं, देखिए आस्था जी, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आजम खान साहब फिसल जाएं या कोई फिसल जाए या कोई मोर्चे की। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार कहा है कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा। जो पार्टी पदाधिकारी और पुराने समाजवादी और नए समाजवादी या जो भी आंदोलन करने वाले समाजवादी हैं उनके लिए बेहतर होगा। कहना नहीं चाहिए आस्था जी, आज आदरणीय अखिलेश जी आदरणीय आजम खान साहब से मिले, बहुत खुशी हुई हम लोग को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी देर के बाद, आम जनमानस के दबाव के बाद, समाजवादी आंदोलन में संघर्ष करने वाले लोगों के दबाव के बाद गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचना, लखनऊ भी मुलाकात हो सकती थी जब आदरणीय आजम खान साहब आए थे, लखनऊ के सीतापुर के जेलों से जब रिहाई हो रही थी उस समय भी हो सकती थी, सीतापुर के जेलों में भी हो सकती थी मुलाकात। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम चाचा याद आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है सबने देखा है। जीता जाता उदाहरण तो हम भी लोग हैं, और हम भी लोग नहीं,
कई ऐसे समाजवादी वरिष्ठ नेता हैं जो आदरणीय नेताजी के साथ संघर्ष किए हैं, जेल गए हैं, लाठियां खाई है। ठीक है, उनके साथ समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके का व्यवहार किया है। और दुख तो तब होता है कि केवल जब चुनाव आते हैं, जब लोक मानस की दबाव होती है, जब और आम तिरस्कार जनमानस की की बात दबाव आप यहाँ होती पर है। कर रहे हैं अरविंद जी, सवाल इस वक्त का यही है कि ऐसी जी। नाराजगी आजम खान साहब की तरफ से भी सामने आई थी, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने उनको मना लिया है? आज ये जो 2.5 घंटे चली मुलाकात है, ये कोई नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है इस पूरे मामले में? जानने के लिए रुक करेंगे संजय राणा जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। संजय जी, आजम खान से अखिलेश यादव की इस 2.5 घंटे की मुलाकात को आखिर किस तरह देखना चाहिए? क्या नाराजगियां दूर हो गई? आस्था जी नमस्कार सबको, सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए ऐसा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अखिलेश यादव जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो भी इनके साथ मतभेद है आजम खान के साथ, वो मिटा ले। ये सिर्फ आजमगढ़ के चुनाव के लिए नहीं होता, ये 2024 के चुनाव के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तब आप जा पाएंगे जब आपकी घर की स्थिति सही होगी। और अभी आज के दिन में अगर आप आस्था देखेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मूवमेंट ये है कि इनके अंतर्ध्वज, चाहे वो चाचा हो, चाहे उनके ये आजम खान साहब हो, चाहे और पार्टी के सीनियर लीडर हो, ये अभी अखिलेश यादव को उस तरह से देख नहीं रहे जिस तरह से उनको देखना चाहिए। और अखिलेश जब तक चीजों को सेटल नहीं कर पाएंगे तब तक वो 2024 का चुनाव, देखिए आजमगढ़ के चुनाव को ज्यादा महत्व नहीं दे सकता। देखिए 1 साल 1.5 साल का टेन्योर रह गया, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक समाजवादी पार्टी, एक विपक्षी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है करती रहेगी या करना चाहेगी या कमजोर करना चाहेगी, जिससे अखिलेश कहीं ना कहीं अपने में परेशान रहे, अपने लोगों में परेशान रहे। उनका फोकस 2024 के चुनाव में ना जाकर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को एकजुट रखने की कवायद जो है अब अखिलेश यादव की तरफ से शुरू कर दी गई है। बीते दिनों जो सवाल उठ रहे थे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, नाराजगियां हैं नेताओं की, खासतौर पर कई मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की थी इस पर भी कि वो किसी भी माइनॉरिटी के इशू के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते, अपना रुख साफ नहीं करते। और आजम खान साहब ने तो साफ उनके जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने कह दिया था कि जेल से निकालने के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। तो आज की ये मुलाकात आखिर क्या सियासी मायने निकाल रही है? राजेश चौधरी जी, आपको लग रहा है कि अभी तक भाजपा जरूर चुटकी ले रही थी सपा के भीतर, ये जो घमासान, ये जो नाराजगी का दौर चल रहा था, आज की मुलाकात के बाद क्या अखिलेश यादव इस खाई को पाट देंगे और 2024 के लिए एक बार फिर से यही संदेश देंगे कि पार्टी एकजुट है? देखिए अखिलेश यादव के सामने संकट अनेक प्रकार के हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, मैं भी सदन में था, मैं भी पूरी कार्यवाही में था वहां विधायक के नाते। तो मैं देख रहा था किस तरह से चाचा का उपहास उड़ा रहे थे। एक सदस्य ने उठाया 2012 के बाद सड़कों का टूटने का मुद्दा, तो बोले ये थे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, इन्होंने सड़कों का हाल खराब कर रखा था। ये हालत थी। बार बार शिवपाल जी का जो अपमान कर रहे थे, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो क्या लोगों को साथ लेकर के चलेगा। और मैं भी धर्मेंद्र जी को सुनना था, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़ा सम्मान इनका करता हूँ। अब उन्होंने अखिलेश यादव के आजम खां के यहाँ जाने को आतंकवादियों से जोड़ दिया। आप देखिए, आजम खां आतंकवादी है क्या? आप कश्मीर पर पहुंच गए, आप आतंकवादियों के बारे में बात कर रहे हो। अब अखिलेश यादव जी को आप आतंकवादियों से जोड़ने लगे। ये इनका चरित्र है। कोई घटना होती है, देश के विरोध में कोई कार्रवाई होती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इनको वही कश्मीर याद आएगा। धर्मेंद्र यादव जी, हमने सफाई करने का, ठीक है। राजेश चौधरी जी, आपने बात रख ली, अब धर्मेंद्र यादव इस पर जवाब देना चाहते हैं। कश्मीर में आज से पहले कभी शांति नहीं हुई। ठीक है राजेश चौधरी जी, धर्मेंद्र यादव पर जवाब देंगे। मैंने कोरोना का जिक्र किया कि 47 लाख जान को निगल गए भारतीय जनता पार्टी को प्रबंधन ने, इसको भी आतंकवादी ये बोल देंगे। इनके दिमाग में आतंकवाद, इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। देश को बांटने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। नहीं, आपने ये 47 लाख का आंकड़ा आखिर कहां से जुटाया धर्मेंद्र यादव जी? एक मिनट, ये जो 47 लाख मौतों की बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ये कहां से? यूपी सरकार ने जो विधानसभा के भीतर आंकड़ा दिया है, हाउस के अंदर जो फिगर कोट की गई है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना से 23,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन आप 47 लाख की बात कर रहे हैं। लोगों की मौत हुई है, 23,000 लोगों की पता नहीं कहां से 47 लाख बता रहे हैं राजेश चौधरी जी। 47 लाख कह रहा है विपक्ष, मौतें हुई है यूपी में।
देखिए ये झूठ बोलने की मशीन है समाजवादी पार्टी, झूठ बोलेगा ट्रेनिंग सेंटर है, अफवाह फैलाने का ट्रेनिंग सेंटर है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं सरकार के खिलाफ, केवल झूठ बोलते हैं। अरे जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसका टेस्ट होता है, होटल पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, उन आंकड़ों को कोई छुपा नहीं सकता। सीमाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, नागरिकों के लिए व्यवस्था उसकी बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, जो जरूरी बात उसको नहीं करेंगे। ये लोगों को भटकाने के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी आपने अपनी बात रख ली। राजेश चौधरी जी उसका जवाब देना चाहते हैं। 20 सेकंड राजेश चौधरी जी, उसके बाद अरविंद यादव। राजेश चौधरी जी देखिए, कोरोना के बारे में झूठ बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े झूठ प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा था सदन में अखिलेश यादव ने जो कानून आपको परेशान कर रहा है, 47 लाख जिंदगी कम नहीं होती हैं, आपने निगल ली है, अब आपको दर्द होगा। आप इस तरह से आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं ये लोग, और जनता भ्रमित नहीं हो रही इनसे। अब इनको नकारेंगे, लगातार चुनाव भरा रही है। देखिए वो जनता आप दोनों को इस वक्त सुन रही है, या मैं ये कहूंगी कि वो जनता आप दोनों को सुनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप दोनों एक ही वक्त पर बोल रहे हैं। आप दोनों एक ही वक्त पर बोल रहे हैं, वो जनता आप दोनों को भी सुन रही है और देख रही है। ठीक है धर्मेंद्र यादव, राजेश चौधरी, सपा और भाजपा दोनों एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद यादव जी एक बार फिर से विषय पर आते हैं। यहाँ विषय जो है वो कोरोना पर भी पहुंच गया, वो कश्मीर पर भी चला गया, वो किधर किधर चला गया, लेकिन विषय यहां पर यह है कि आजम खान साहब अब किसकी तरफ हैं? अखिलेश यादव 2.5 घंटे उनसे मिले, बेशक उपचुनाव करीब है, लेकिन लक्ष्य 2024 का है। एक मोर्चा आप भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवपाल यादव भी नाराज हैं, आजम खान साहब को साथ लेने की कोशिश हुई। तो आपको लग रहा है कि इतने महीने जेल में बिताने के बाद जब अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे, आज पहुंचे हैं, तो क्या 22 महीने पर यह 2.5 घंटे की मुलाकात मरहम लगा पाई है? आस्था जी देखिए, सच ये है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक आजम खान साहब ही नहीं, आजम खान साहब जैसे तमाम लोग जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, अपमानित हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, उन सभी के साथ उनके सुख दुख सब में शामिल होते रहे, क्योंकि वो लोग नेताजी के साथ संघर्ष किए हुए लोग हैं। बार बार सरकार बनवाई है, जेल गए हैं, लाठियां खाए हैं, इसलिए उनके साथ खड़े रहते हैं। हम लोग इस उम्मीद या इस महत्वाकांक्षा के लिए नहीं खड़े रहते हैं कि आगे चुनाव है, आगे उपचुनाव है, 2024 है, 2027 है। हर उस समाजवादी वरिष्ठ नेता के साथ आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आज भी खड़े हो, चाहे वो किसी दल में हो। ठीक है। लेकिन जो लोगों ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, लोहिया जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अच्छा, आपने उपेक्षित की बात करी, आपने तिरस्कृत की बात करी। अरविंद यादव जी एक मिनट, आपने उपेक्षित लोगों की बात करी, आपने तिरस्कृत लोगों की बात करी, आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग इस तरह महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर क्या इतनी नाराजगी कोई एक धड़ा टूट के पीएसपीएल के साथ आ सकता है? और आप लोग जिस नए मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो उम्मीद लगाए हुए हैं, आप एक विकल्प बन सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि समय का इंतजार कीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बार बार कही है, और अपमानित होता हुआ व्यक्ति कितने दिन तक, ये तो कहिए कि समाजवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो अभी तुरंत दिखा देते। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी लोग धैर्य के साथ राजनीति करते हैं, त्याग के साथ करते हैं, संघर्ष और समर्पण के साथ राजनीति करते हैं, तो धैर्य का एक अंतिम तो रूप होगा ही। ठीक है, धैर्य से आप काम लेंगे, समय आने पर देखा जाएगा, समय आने पर समीकरण सामने आएगा। जी 10 सेकंड फिर धर्मेंद्र यादव। हाँ देखिए, मैं यही कहूंगा कि चुनाव के लिए किसी भी वरिष्ठ नेता को बार बार अपमान किया जाए, चुनाव के समय जाकर के मिल लेना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाजवादी के लिए शोभा देता है। ठीक है, समाजवादियों की परंपरा और समाजवादियों का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी ये बताइए, जब जब समाजवाद का जिक्र आ रहा है यहाँ पर, उपेक्षित, अपमानित, तिरस्कृत, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम में आप मिलने पहुंच गए और ये किसी असली समाजवादी को शोभा नहीं देता। अब यहाँ तो असली और नकली समाजवाद की बात होने लगी है। पीएसपीएल भी समाजवाद पर अब अपना अधिकार जता रही है। आस्था जी, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, उस पर कोई भी चल सकता है। पीएसपीएल के लोग भी चल सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी चल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चल सकते हैं। ये तो भारत के संविधान का एक हिस्सा है। इसमें भारत के 133 करोड़ लोग हैं, वो कोई भी इसमें चल सकता है। इसमें कोई ऐसी नई बात इन्होंने नहीं बताई।
रही बात जो आप तिरस्कृत नहीं, देखिए हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत सोच है, हमने संघर्ष पे कर रहे हैं, समाजवाद की जो अवधारणा है उस पे कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, नेता सदन अगर सदन के अंदर कहें कि लोहिया जी की अगर हमें कहीं पढ़ने को मिलता है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के 1-2 लेख मिल जाते हैं, हम उन्हीं से पढ़ते हैं, तो ये बड़ी बात है। सच है कि लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र जी, जनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी के बाद अगर कोई असली समाजवादी नायक है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी। ठीक है अरविंद जी, आपने बात पूरी कर ली, बात पूरी कर ली आपने। धर्मेंद्र यादव इसका जवाब देना चाहते हैं, धर्मेंद्र यादव जवाब। ठीक है अरविंद जी, आपने बात रख ली, आपने अपना पॉइंट रख लिया, अब धर्मेंद्र यादव उसका जवाब देंगे। 20 सेकंड फिर संजय राणा जी के पास। देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि अगर कोई अपने आप को लोहिया जी के समकक्ष समझ ले, जेपी जी के समकक्ष समझ ले, ये तो अपनी उसकी सोच है, मैं कहूंगा। अरे भाई, हम एसी कमरों के समकक्ष थोड़ी समझ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोहिया जी जैसे संघर्ष, जयप्रकाश नारायण जी जैसा आंदोलन और उस अनुरूप हम लोग देख रहे हैं। हम एसी कमरों और नहीं हम समझ रहे हैं कि समाजवाद को ले जाके एसी कमरों में सिमटा दे, समाजवादी आंदोलन में वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का अपमान करके और समाजवादी मूवमेंट को खत्म कर दें। संघर्ष करना जानते हैं, लाठियां खाना जानते हैं, जेल जाना जानते हैं। अपमान की परिभाषा कहां से आपने कर ली? ऐसा नहीं है। अरे जेल जाना कौन नहीं जानता? मुझे त्याग को सीखिए आप लोग, त्याग तो है नहीं, संघर्ष है नहीं, समर्पण है नहीं, आपके अंदर। अच्छा ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों का लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी और प्रसपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी, आप ठीक है, आप एक मिनट शांत हो जाइए। संजय राणा जी, ये बताइए कि पहले परिस्थिति ये थी कि भाजपा और प्रसपा दोनों के सुर लगभग एक जैसे नजर आ रहे थे और दोनों एक सुर में ये कह रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स की कदर नहीं है, शिवपाल यादव को अपमानित किया गया, आजम खान साहब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार अभी तक बीजेपी और प्रसपा को करीब ला रहे थे। आज की मुलाकात के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ बिगड़ेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुमकिन है आजम खान की नाराजगी भी कहीं ना कहीं उनको प्रसपा के करीब ले आएगी, लेकिन आज इस 2.5 घंटे के बाद आपको लग रहा है कि कुछ बदलेगा? देखिए ऐसा है आस्था जी, 2-3 चीजों को समझने की बहुत जरूरत है कि राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट मूव करती है। देखिए ऐसा है कि पीएसपीएल एक पार्टी हो सकता है, एक नेतृत्व हो सकता है, एक संगठन हो सकता है, लेकिन एक विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन राजनीतिक विकल्प होना बहुत बड़ी बात होती है। उसको विकल्प बनने के लिए बहुत ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटी होती है। देखिए शिवपाल जी, संजय जी, विकल्प ना भी बने, लेकिन अगर सपा का एक धड़ा तोड़कर अलग होती है और भाजपा के करीब जाती है तो यहाँ तो बीजेपी का सीधा सीधा फायदा है ना, सपा का नुकसान। नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए पीएसपीएल ऑलरेडी पार्टी बनाकर एक चुनाव लड़ चुकी है और उसका नतीजा भी देख चुकी है। अगर इतने ही नेतृत्व में क्षमता होती तो ये चाचा जी वापस अखिलेश जी के पास ना जाते। सोचिए 100 सीटों की डिमांड की थी और 1 सीट मिला। मैं मालूम है, मैं मानता हूं कि उनका अपमान हुआ, किसी भी बड़े का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन विकल्प के रूप में मत देखिए पीएसपीएल को, बिल्कुल विकल्प के रूप में देखना चाहिए। हाँ, जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, यस, आजम खान साहब जो है एक मुसलमान का फेस है, एक मुस्लिम फेस है, बहुत बड़ा एक क्षमता रखते नेतृत्व करने की, और इनके अलग होने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करता है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी। हाँ। तो ये इस मुलाकात से उसको सेट करने की कोशिश की गई है और हमें लगता है कि शायद हो सकता है अखिलेश यादव और भाजपा बार बार इस बात से उम्मीद लगाए बैठी थी और आगे भी लगाएगी, राजेश चौधरी जी, कि आजम खान की नाराजगी मतलब मुस्लिमों की नाराजगी। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने यह भी कहा था कि भाई हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, हमारे मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलते अखिलेश यादव। कई और ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा भी दिया समाजवादी पार्टी से। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसका फायदा बार बार उठाना चाहेगी कि आजम खान साहब नाराज है और जिस माइनॉरिटी वोट बैंक को अपना मानती है समाजवादी पार्टी, आप देख लीजिए कि उसकी भी सही तरह से पूछ नहीं बची है समाजवादी पार्टी के अंदर। देखिए 2012 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022 और एक पंचायत का चुनाव, सारे चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ थे आजम खान। उसके बाद भी हमने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया है, एकदम सुपड़ा साफ किया है समाजवादी पार्टी का। हमारे सेहत पर कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, ये इनका गृह कलेश है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जिसको जनता लगातार नकारती जा रही है,
राजनीति में तो परिणाम देखा जाता है ना जी, और परिणाम आता है चुनाव से। हर चुनाव में पराजित हो रहे हैं, हर चुनाव में पराजित हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मायूस है। उनको लगता है कि अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की बागडोर सुरक्षित नहीं है। यहाँ भविष्य बर्बाद होने के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता। उसी को इस दबाने की कोशिश है, इसके अलावा कोई प्रयास नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है और धीरे धीरे कांग्रेस की तरह विलुप्त हो जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, बहुत तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। आप ही की पार्टी के अंदर से ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि मतलब अब्दुल दरी तो बिछाएगा, अब्दुल का वोट तो चाहिए, लेकिन जब मुसीबत में होगा तो उसको बचाने के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा, कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। तो ये बातें चुभ रही थी। 2024 नजदीक, उससे पहले उपचुनाव नजदीक, तो इसीलिए अब इस खाई को पाटना जरूरी हो गया था और दौड़े पहुंचे अखिलेश दिल्ली मिलने के लिए आजम खान से। आस्था जी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो लोगों का अपमान करे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों का सम्मान दिया है। जो पार्टी के अंदर है उनको सम्मान तो दिया ही दिया है, जो पार्टी के बाहर भी रहते हैं उनको सम्मान मिलता है। इसका उदाहरण स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हैं। राजेश जी इस बात को जानते होंगे, लेकिन अब चैनल पे आए, इनकी मजबूरी है, इनको पार्टी की तरफ से 4 पॉइंटर दे दिए जाते हैं, वो इनको बोलना होता है। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को हटा दिया था, उसी तरह से अखिलेश यादव ने हटाया। जिनको जो नौकरी मिली हुई है वो अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हटाया। कौन अपमान करता है, कौन सम्मान करता है, ये तो दुनिया के सामने है। पे काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह का अपमान किसने किया था? भाई मुलायम सिंह यादव जी को किस तरह से अपदस्थ कर दिया था चाचा रामगोपाल, और अखिलेश यादव ने पूरी दुनिया ने देखा है कितना सम्मान आप मुलायम सिंह यादव जी का करते हो। पार्टी तो खड़ा किया था मुलायम सिंह यादव ने, आज कहाँ है वो? जिस तरह से औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था, एक करके बोलिए आप दोनों। बोलेंगे और हमें नहीं बोलने देंगे, इसका क्या मतलब मुझे बताइए। एक मिनट राजेश चौधरी जी। जब समाजवादी पार्टी आपके पार्टी अखिलेश यादव है, अपने चाचा का अपमान कर रहे हैं, आजम खान का अपमान कर रहे हैं। कर नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, राजेश चौधरी और धर्मेंद्र यादव। जब और समाजवादी पार्टी दोनों का कोई मेल नहीं आपस में। ठीक है, आपने बड़ा आरोप लगाया कि इज्जत सम्मान इसका कोई मेल समाजवादी पार्टी में नहीं है, और ऐसे ही उदाहरण सपा की तरफ से भी दे दिए गए भाजपा को लेकर। अरविंद यादव जी, अब यहां से आगे क्या? अब प्रसपा की जो लड़ाई है अब उसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि आजम खान साहब तो लग रहा है कि इस 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद, जैसा कहा जा रहा है सपा की तरफ से, वो ना कभी नाराज थे, वो तब भी साथ थे, वो आज भी साथ हैं। नहीं देखिए आस्था जी, आपके भी चैनल पे और तमाम चैनलों पे एक खबर चली। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले जब आजम खान साहब जेल में बंद थे तो एक ट्वीट किया कि हम पहले भी आजम खान साहब के साथ थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। आजम खान साहब से हमने कभी दूरियां नहीं बनाई और न दूरियां कोई बना पाएगा, चाहे वो 2.5 घंटे नहीं 5 घंटे कोई मुलाकात कर ले। आजम खान साहब, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी आजम खान साहब के साथ संघर्षों में साथ रहे, तो ऐसा नहीं है। आजम खान साहब के साथ दुख था, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी बार बार मुलाकात किए, बार बार आवाज़ उठाई और बार बार जा करके आजम खान साहब से मिले। हमारे लिए देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हर पीड़ित, प्रताड़ित, वंचित, अपमानित समाजवादी वरिष्ठ नेताओं के साथ हैं, और इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं के दिल में माननीय श्री शिवपाल सिंह इसीलिए बसते हैं क्योंकि उनको पता है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी में उम्मीद है लोगों को। और जहां तक मुसलमानों का सवाल हो, यादवों का सम्मान हो, पिछड़े दलित वंचितों का बात हो, समाजवादी साथियों की बात हो, वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की बात हो, तो सच है आपका यही कहना है कि शिवपाल यादव जो हैं असली समाजवाद को लेकर वही आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे उम्मीदें हैं, ये आपने कहा। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, क्लोजिंग रिमार्क होंगे क्योंकि इसके बाद मुझे शो खत्म करना है। देखिए आस्था जी, मैं शिवपाल जी यादव को एक विकल्प के रूप में नहीं मानता हूं। अखिलेश यादव जी नो डाउट एक संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पार्टी को संगठित करने में संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है उसमें सफल हो जाए, लेकिन उनको अपनी कार्य प्रणाली, जो कार्य करने का तरीका है, उसको बदलने की जरूरत है। अगर वो बदल लेंगे तो सारे लोग उनके साथ संगठन में जुटे हैं, चल जाएगा ना कि विकल्प कौन है कौन नहीं है। देखिए ऐसा है कि और मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें आपसे नहीं शोभा देती संजय जी। संजय राणा भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं मुझे तो। ठीक है, उनके व्यू पॉइंट है, वो रख रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सब लोगों ने भी अपनी अपनी बात करी है। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि आप विकल्प अगर बोलते
नहीं, आप किसी को विकल्प के रूप में अगर देख चलिए रहे हो, ठीक है। तो तो संजय जी, आप ये मान रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, स्थिति संभल सकती है, 2024 अभी दूर है और अखिलेश यादव जो है वो सबको एक बार फिर से मनाने की, साथ लेकर चलने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो रंग लाएंगी। हालांकि प्रसपा इससे बिल्कुल सहमत नजर नहीं आती और भाजपा का भी यही कहना है कि इज्जत या सम्मान से सपा का कोई लेना देना नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी आरजू के पास।